तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च। रिसर्च जैसे कि आप लोग को एक बेसिक्स उसके बारे में पता ही है। क्या होती है रिसर्च? रिसर्च एक मतलब एक आर्ट है। आर्ट और एक इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ का करने का एक आर्ट और साइंस। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है रिसर्च जिसमें हम किसी चीज़ का कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट वो एक काफ़ी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है ना? हम हर चीज़ को रिसर्च का नाम नहीं दे सकते बिकॉज़ उसका एक प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच यूज साइंटिफिक मेथड्स टू जनरेट न्यू नॉलेज, जिसकी एक साइंटिफिक एनालिसिस करके एक साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करके आप एक नए नतीजे पे पहुंचते हो, वो है रिसर्च। दैट कैन बी यूज टू सॉल्व अ क्वेरी और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो आपके माइंड में कोई क्वेरी आई है, आप तो इतने टाइम से सुनते ही होंगे ना, योगा में रिसर्च चल रहा है, मेडिसिन पे रिसर्च चल रहा है, पहले के मेडिसिन होते थे, उस मेडिसिन का एक एडवांस वर्जन आ जाता है बिकॉज उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये सब कैसे पता चलता है? उस मेडिसिन पे, उस डिसीज पे रिसर्च होते हैं कि इसमें क्या कंटेंट की ज़रूरत है, ऐसा क्या कंटेंट है जो हटा दिया जाए, जो कि जिसकी वजह से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो ऐसा मेडिसिन की फील्ड में ही नहीं, हर एक फील्ड में रिसर्चेस होता है और उनसे कुछ नई नॉलेज हमको मिलती है। नाम से ही पता चलता है रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी है उसको उसमें कुछ तो नया फाइंड आउट करना रिसर्च कहलाता है ना? नाम से पता चला री। ओके। और ये काफ़ी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे है। हमने उसके लिए प्रॉपर हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, हमने उसका काफ़ी केयरफुली एनालिसिस किया हर चीज़ का, उसके बाद जिस नतीजे पे हम पहुँचे उसको वो उसको कहेंगे रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या है? रिसर्च एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने अभी समझा, एक नए नॉलेज को फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस, जिससे कि हमारे किसी क्वेश्चन का, जिसकी वजह से रिसर्च स्टार्ट की जाती है। रिसर्च स्टार्ट करने का कोई ना कोई मोटिव तो होता है ना, अदरवाइज हम करेंगे ही क्यों, है ना? तो जब कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हमारे माइंड में आती है कि इस पे ये रिसर्च होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ इनकम्प्लीट सी है, या कुछ और आप फाइंड आउट कर रहे हो उस चीज़ से। जैसे कि आप योगा आसनों पे भी रिसर्च होता है आजकल, तभी तो हमको पता चलता है ना। अभी हम योगा थेरेपी जब किसी को देते हैं तो कितना इजीली बोल देते हैं कि मंडूकासन कर लीजिए, आपका पैनक्रियाज उससे हेल्दी होगा और आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। हमने तो नहीं रिसर्च की है ना, रिसर्चेस तो चल रहे हैं ऑलरेडी। और जो रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे हम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, ये रिसर्च हो चुकी है, इसलिए हम ये चीज़ लोगों को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि ये आसन से ये बेनिफिट होगा, वक्रासन कीजिए। आपको बैक में पेन है तो दूसरा आसन कीजिए। तो हमको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है। कैसे पता है? बिकॉज़ इन पे रिसर्चेस हो चुके हैं और रिसर्च होने के बाद वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है ना? तो इस तरीके से रिसर्च किसी चीज़ में कुछ नया फाइंड आउट करना होता है और कुछ नया इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालना और अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को समझना उसके थ्रू, उस रिसर्च के थ्रू। जैसे ये बताया, री मतलब अगेन और सर्च मतलब फाइंड आउट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे कि अब हमको पता है कि कोई भी रेसिपी है, अब कोई रेसिपी बनती थी, अब समझिए एक कोई भी सब्जी अच्छी कोई रेसिपी बनती थी, उसको किसी दूसरे शेफ ने अपने तरीके से अपने स्पाइसेस मतलब उसी स्पाइसेस को डिफरेंट वे में ऐड करके उसी रेसिपी को अलग तरीके से बना दिया, तो हमको बहुत टेस्टी लगी, हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक रिसर्च हुई। चीज़ें वही हैं, मेथड अलग यूज़ किया, स्पाइसेस थोड़े से इधर उधर कर दिया, उनका रेशो थोड़ा चेंज कर दिया और कुछ अपनी तरफ से मतलब उसके प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाया। तो इस तरीके से वो कहलाएगा रिसर्च। तो ये एक रिसर्च का एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे समझ सकते हैं। A standard recipe to prepare a particular dish may be modified by an enterprising chef to introduce the dish in new taste. उसी से क्या हो गया, उसने थोड़ा सा चेंजेस किए, उस वजह से उस डिश में एक नया टेस्ट आया, एक नया एरोमा आया और उसी में एक नया फ्लेवर उन्होंने उसकी वजह से आया बिकॉज़ उनका मेथड डिफरेंट था, उनके स्पाइसेस में थोड़ा-सा कम-ज़्यादा उन्होंने किया। तो इस तरह की ये कुकिंग के फील्ड में हमने रिसर्च का एग्ज़ाम्पल लिया। तो इस तरह से उनके जो स्पाइसेस थे, उनका कॉम्बिनेशन उन्होंने चेंज कर दिया,
इस तरह से एक रिसर्च हो गई, मतलब ऑलरेडी वो चीज़ है, लेकिन आप उसमें कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं अगर ऐसे करूँ तो ये चीज़ कैसे बनेगी, ठीक है? तो इस तरह से रिसर्च होते हैं हर फील्ड में। अब इनकी ज़रूरत क्या है रिसर्चेस करने की? हमको तो अभी पता चल गया, हमने सिंपल एग्जांपल से समझ ही लिया कि रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है, बिकॉज़ हम उसी रेसिपी में, उसी सब्जी में या उसी कोई स्वीट डिश में कुछ नया फाइंड आउट करना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि अगर मेरे इंग्रीडिएंट्स मैं चेंज कर दूँ, उनका मैं कॉम्बिनेशन चेंज कर दूँ, तो ये चीज़ फिर भी ऐसे ही बनती है क्या? ये आपके माइंड में क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को लेके आपने रिसर्च किया और आपको आपका आंसर फाइनली मिला। तो हम क्यों रिसर्च करते हैं, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स तो कई सारे हो सकते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बिकॉज अभी आप लोग को आपके थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में होगा कि आपको एक डिसर्टेशन सबमिट करना होगा, तो वहाँ पे आपको एक रिसर्च का टॉपिक लेना होगा, देन आपको उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी जो कि आप अभी पढ़ रहे हो। तो आपने जो डिसर्टेशन का टॉपिक लिया है, वो टॉपिक क्यों आपने लिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम रिसर्च रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हमने बात की, काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक रिसर्च से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ सकते हैं, बट एम हमेशा एक होगा, सिंगल होगा एम, ठीक है? तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, टू गेट अ फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। मतलब आप किसी भी, जैसे कि हमने बात की थी कुकिंग के, उसको लेके चलते हैं, तो उससे क्या होगा, आप जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अभी हमने बात की थी कुकिंग की, तो कुकिंग में हम कोई डिश पहले से खाते चले आ रहे हैं कई सालों से, बट आप उसमें एक नया दृष्टिकोण अपना डालना चाहते थे, आपका एक नया सोच थी कि मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो ये कैसे बनेगी, मतलब एक नया दृष्टिकोण, उसके लिए रिसर्च की जाती है, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, उसके बारे में जो एक फिनोमिना होता है, उससे फैमिलैरिटी के लिए, मतलब उसके बारे में जो बातें कही जाती है, उससे वो कितना कनेक्ट करता है, उसके लिए रिसर्च की जाती है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, हाइपोथेसिस। अभी हमने हाइपोथेसिस पढ़ा नहीं है, आएगा आपको, मतलब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में आ जाएगा, बट हम एक शॉर्ट में समझते हैं कि टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मतलब क्या? रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, तो हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है? हाइपोथेसिस वो है जो आप अपनी रिसर्च के लिए एक प्रिडिक्शन करके चलते हो, ठीक है? अब समझिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने सोचा कि एक आसन लेते हैं, वक्रासन का एग्जाम्पल लेते हैं। वक्रासन कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, तो ये आप रिसर्च कर रहे हो इस पे, तो आप रिसर्च के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन करोगे। जैसे कि पता है, रिसर्च तो एक इन्वेस्टिगेशन है, एक केयरफुल, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, काफ़ी टाइम तक अपना रिसर्च में कुछ स्टूडेंट्स को का ग्रुप को लोगे, 10 12 15 50, और उन पे एक कुछ मंथ तक, एक स्पेसिफिक पीरियड तक आप उनको वो आसन करवाते रहेंगे, और फिर आप चेक करेंगे कि कितने दिन के बाद जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब था, उनमें कितना सुधार आया, कितना इम्प्रूवमेंट आया। तो आपने रिसर्च करके पता लगाया कि जो लोग नहीं करते थे वो आसन, उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया, बिकॉज उसमें 2 ग्रुप लेने होते हैं जिसमें हम कोई उनको इंटरवेंशन नहीं देते, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। तो आपने जब स्टार्ट किया था अपना रिसर्च कि मैं इस आसन का इफ़ेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपने माइंड में क्या लेके चले थे कि ज़रूर इस आसन से अ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो आपका हाइपोथेसिस क्या था कि आप पॉजिटिव थे अपनी रिसर्च को लेके कि बहुत अच्छा बेनिफिट होगा 3 महीने के बाद, मेरी रिसर्च के बाद। एक तो ये हाइपोथेसिस होगा, ठीक है? दूसरा हाइपोथेसिस माइंड में ये भी होगा, निगेटिविटी ये भी होगी कि शायद कोई बेनिफिट ना हो, है ना? किसी को माइग्रेन है, आपने सुना हुआ है कि भ्रामरी प्राणायाम का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है माइग्रेन पे। किसी ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने बताया, उन्होंने बताया कि मुझे तो 15 डेज़ में ही ठीक हो गया था, मेरा माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तो आपने सोचा कि चलो ये टॉपिक अच्छा है, क्यों ना मैं इस पे रिसर्च करूँ, क्यों ना मैं इसको अपना टॉपिक ले लूँ। तो आपने 15 डेज़ की जगह 1 मंथ दिया, ठीक है? लेकिन फिर भी आप कहीं डाउटफुल थे कि पता नहीं इसका इफ़ेक्ट
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जो आप अपनी रिसर्च से प्रेडिक्ट करके चलते हो। एक आपका प्रेडिक्शन कि या तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे पॉजिटिव आने वाले हैं या फिर हो सकता है कि भ्रामरी से कोई इफ़ेक्ट किसी पे पेशेंट पे ना हो। तो इस तरह को जो प्रेडिक्शन हमारा हमारी रिसर्च को लेके होता है उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो आपने माइंड में जो बातें सोची उनको टेस्ट करना, आपके जो प्रेडिक्शन है उनको टेस्ट करना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर है ना? हम हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीज़ें लेके चलते हैं कि आप किसी ने पहली बार चाय बनाने जा रहा है किचन में, तो वो यही सोच के जाएगा या तो बहुत अच्छी बनेगी, हो सकता है मेरे हाथ से खराब हो जाए, या वो कॉन्फिडेंट है, उसने जिसने पहले कई बार बनाई हुई है तो वो सोचेगा कि नहीं अच्छी ही बनने वाली है। तो डिपेंड करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों टाइप की बातें हमारे माइंड में होती हैं, तो वो है हमारा हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च के लिए। उसके बाद एक जो भी तीसरा ऑब्जेक्टिव जो मेन हो सकता है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप जो देख रहे हो इतने टाइम से, आप आसन, हम योग के फील्ड में तो हम आसनों की बात कर रहे हैं, है ना? रिसर्च तो हर फील्ड में है, मेडिसिन के फील्ड में भी है। समझिए मेडिसिन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई मेडिसिन किसी डिसीज़ पे काम करती है, तो आपके माइंड में एक चीज़ है कि ये इस पे काम करती है, बट आप उस पे और कुछ नया फाइंड आउट करना चाहते हो, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर किसी चीज़ का एक चित्र, मतलब एक जो दृष्टिकोण है लोगों का, उसको उससे कनेक्ट करना चाह रहे हो कि वो कितना कनेक्ट करती है उस चीज़ से। मतलब समझना चाह रहे हो और उसमें से कुछ उसी मेडिसिन से कुछ नया फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या आप कुछ कंटेंट को, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ-कुछ नया ट्राई करते रहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन है तो इसी से रिलेटेड इसी डिसीज़ के लिए दूसरा मेडिसिन बनाया जाए। जैसे कि आपको पता है कि एक ही डिसीज़ के लिए अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग ब्रांड के मेडिसिन्स मिलते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, अलग-अलग कंपनी उस पे रिसर्च कर रहे हैं ना, तभी तो उन्होंने बनाया। तो उनका दृष्टिकोण अलग था, उनके कंटेंट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट बेस तो सेम होता है। तो इस तरीके से रिसर्च के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आएँगे एम पे। हमने ये तो समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव्स कई सारे हो सकते हैं बट एम हमेशा हमारी रिसर्च का एक और सिंगल ही होगा। जैसे कि कोई मेडिसिन बना रहा है कि मुझे फीवर के लिए, कोई साइंटिस्ट ने सोचा कि मुझे मतलब फीवर के लिए बनानी है, तो उनके माइंड में यही उनका एम है कि मुझे ये मेडिसिन बनानी है, या दूसरे मेडिसिन में मुझे कुछ हार्मफुल जो कंटेंट है वो निकालना है कि इसकी वजह से साइड इफेक्ट होता है, तो वो उनका एम है। एम काफ़ी सारे नहीं हो सकते। द मेन एम ऑफ द रिसर्च इज़ टू फाइंड आउट द ट्रुथ व्हिच इज़ हिडन एंड व्हिच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। अब तक जो ट्रुथ था, वो जो डिस्कवर नहीं हुआ, उसको फाइंड आउट करना, और जो भी इस चीज़ को फाइंड आउट करना, और जो सच अभी तक सामने नहीं आया है, उसको सामने लाना उसका एम होगा हमेशा। हमने आसनों पे अगर हम रिसर्च की बात करते हैं योग के फील्ड में, तो हम माइंड में अगर कोई क्वेश्चन लेके चले हैं, जो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आया, समझिए ऐसे समझ लेते हैं। 1 सेकंड। अब समझिए आपका डिसर्टेशन का टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का हो कि आप इंटरवेंशंस ही लो। आप हो सकता है कुछ फिलोसॉफिकल रिसर्च भी ले सकते हो, कि मैं देखूँ योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के से कैसे वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र हेल्पफुल है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में लोगों के चित मन को शांत करने के लिए, है ना? मन को शांत करने के लिए योग फ़िलॉसफ़ी, मतलब योग दर्शन में क्या महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तो आप उससे आज के मॉडर्न टाइम में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? आजकल लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ गया है, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सोशली वो अ, लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं। क्यों? उनके बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिकॉज़ वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं काफ़ी सारे लोग। तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसके लिए क्या उपाय बताया? ऐसा भी आपका टॉपिक हो सकता है फिलोसॉफिकल, ठीक है? तो आप क्वेश्चन क्या लेके चले थे? आपका क्वेश्चन आया था माइंड में पहला कि मॉडर्न टाइम में लोगों का बिहेवियर इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है? इसको उनको रिलैक्स करने के लिए उनके माइंड को क्या उपाय महर्षि ये क्वेश्चन सिंगल था आपके माइंड में, ठीक है? तो आप जब उस पे योग सूत्र क्या करोगे, रिसर्च आप अपना टॉपिक बनाओगे डिसर्टेशन, तो क्या करेंगे? योग सूत्र पढ़ोगे, उसके अलावा उस पे कमेंट्रीज़ पढ़ोगे अलग-अलग, क्योंकि एक सिंगल बुक से तो कंप्लीट नहीं हो सकता रिसर्च। और बाकी लोगों ने उस बारे में क्या कहा है?
उसको भी कंपेयर करेंगे। फिर योग सूत्र पे कमेंट्री है, वो भी पढ़ोगे। उस पे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ोगे। जो आपको योग सूत्र के बारे में और आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिलेगा, आप सब पढ़ोगे। फाइनल आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे कि उन्होंने ऐसा-ऐसा बताया और ये मॉडर्न टाइम में लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो आपका आंसर निकल के आया, यही आपका एम है। एम काफ़ी सारे नहीं हो सकते। तो हमारा मेन पर्पस ये है बताना कि एम काफ़ी सारे नहीं हो सकते, एम तो सिंगल ही होगा। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए, भ्रामरी प्राणायाम का आपने जैसे यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज़ कर दीजिए। जी, ओके। ऑब्जेक्टिव्स को एक एग्जांपल से, सिंपल एग्जांपल से और समझते हैं। चलिए, मैंने भ्रामरी प्राणायाम करना स्टार्ट किया बिकॉज़ मुझे बहुत हेडेक होता था, मुझे बहुत माइग्रेन था। तो मैंने सोचा कि 1 मंथ, जैसे कि मुझे पता है, अब मैं योगा के फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि 1 मंथ में काफ़ी कुछ बेनिफिट मुझे हो सकते हैं। तो मैंने उस लिए भ्रामरी प्राणायाम करना स्टार्ट किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, 1 मंथ के बाद मेरा जो मुझे माइग्रेन जो ज़्यादा जो सीवियरिटी थी या उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो धीरे-धीरे कम हो गई। तो मुझे ये समझ में आया कि इससे तो मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। बट उसके साथ में मुझे ये भी फ़ील हुआ कि अब मुझे थोड़ा एग्रेसिवनेस मेरा कम हुआ है। मैं जो थोड़ा स्ट्रेस जल्दी हो जाता था, वो भी थोड़ा कम हुआ है। अब मैं ज़्यादा हैप्पी रहने लगी हूँ। तो ये जो अलग से जो चीज़ें मिली है ना, मैंने तो स्टार्ट किस लिए किया था? माइग्रेन के लिए। बट जो मुझे और सारे बेनिफिट्स मिले हैं, वो है उसका ऑब्जेक्टिव। आप किसी को इंटरवेंशन दे रहे हो माइग्रेन के लिए, बट उनकी हेल्थ में भी फ़र्क पड़ा, मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई, उनको काफ़ी एक पॉज़िटिव एटीट्यूड हो गया उनका लाइफ़ के प्रति 3 महीने के इंटरवेंशन के बाद। जबकि वो आपका पर्पस नहीं था आपकी रिसर्च का, आपकी रिसर्च का पर्पस आपका एम था। ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी सारी बातें निकल के आती हैं, नहीं, वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो आप उसको लिख सकते हो कि भ्रामरी प्राणायाम का मुझे इफ़ेक्ट देखना है माइग्रेन पे। बट आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं कि उससे हाइपोथेसिस में लिख सकते हो कि उससे जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, उनको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप ले सकते हैं, बट एम सिंगल रहेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? हाँ, तो ये इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं ना हम कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा-सा और समझ लेते हैं हमारे रिसर्च को। तो यहाँ तक के क्लियर है ना? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आप जब डिसर्टेशन बनाएँगे, तो ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं सारी, कि कैसे हम बनाएँ, क्या हम एम रखें, क्या टॉपिक लें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हमारी जो रिसर्च है, उसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छी जो रिसर्च होती है, अच्छा रिसर्च मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया हुआ रिसर्च, वो एक अच्छा रिसर्च कहलाएगा। उसकी क्वालिटीज़ कौन-कौन से होते हैं? आपका पर्पस अपने रिसर्च को लेके पूरी तरह से क्लियरली क्लियरली पता होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हो। इसीलिए उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आप आज क्लास के बाद में कुछ रिसर्च आर्टिकल सर्च करना नेट पे, उसमें आप टॉपिक को देखना ध्यान से। इतना स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं अपने इंटरवेंशन के बाद, तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च के जो टॉपिक होते हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है? दूसरा, कॉमन कंसेप्ट शुड बी यूज्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ऐसा कंसेप्ट लिया जाना चाहिए जो कि सभी के द्वारा आसानी से समझा जा सके। और तीसरा, जो अच्छी रिसर्च होती है, उसकी एक और क्वालिटी होती है कि रिसर्च प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। उसका जो रिसर्च का प्रोसीजर आपने यूज़ किया है, वो प्रॉपरली आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ हो। रिसर्च डिज़ाइन शुड बी केयरफुली प्लान्ड। आप जो तरीका यूज़ करने वाले हो, आप जो डिज़ाइन यूज़ करने वाले हो अपने रिसर्च के लिए, वो केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए। समझिए, आप हार्ट के पेशेंट पे अ, ओमकार के बेनिफिट्स देखने वाले हैं या अनुलोम-विलोम के बेनिफिट्स देखने वाले हैं, तो क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें उनके हार्ट रेट को चेक करना, देन उनका बीपी चेक करना, बीपी के पेशेंट पे अगर कर रहे हैं तो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या-क्या यूज़ करने वाले हो अपनी रिसर्च में,
क्या-क्या चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो, वो सब क्लियरली आपके रिसर्च में वेल डिफाइंड होना चाहिए और वेल प्लान्ड होना चाहिए। रिसर्च शुड डिक्लेयर ऑल द पॉसिबल एंड देयर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द फाइंडिंग, मतलब आपके रिसर्च का आगे जाके उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस स्टूडेंट पे, उस पेशेंट पे, वो पूरी तरह से आपको डिक्लेयर करना है कि क्या हम देखना चाह रहे हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब जो रिसर्च आप करोगे, ठीक है? तो एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट टू रिवील सिग्निफिकेंस। आप जो डेटा, कैसे डेटा करते हैं यूज़? डेटा मतलब क्या? समझिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हार्ट के पेशेंट्स पे आप देखना चाह रहे हो अ, अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन का बेनिफिट देखना चाह रहे हो। तो आपने कुछ एक टाइम स्पेसिफाई किया होगा अपने रिसर्च में कि मैं 3 मंथ्स का इंटरवेंशन देना चाहती हूँ, मुझे देना है, और उसके बाद में उन पे, उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो मुझे मेरी रिसर्च से चेक करना है। तो क्या होगा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा मतलब अब ये शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं वो सब आपको आएँगे नेक्स्ट क्लासेस में। डेटा कलेक्शन और उन पे प्रोसेस कैसे होता है, देन हाइपोथेसिस, ये सब आएगा। बट अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि डेटा मतलब क्या? आपके अगर 50 आपके स्टूडेंट्स हैं, जिन भी पेशेंट पे आप करने वाले हो, तो उन सबका रोज़ डेली आप जो उनको इंटरवेंशन दे रहे हो, जो प्रैक्टिस, इंटरवेंशन मतलब जो प्रैक्टिस, मतलब नाड़ी शोधन, अनुलोम-विलोम या समझिए ओमकार, जो भी आपने दिया है, उसका डेली का डेटा, डेली रिकॉर्ड कि कितना मिनट आपने करवाया, मॉर्निंग करवाया, इवनिंग करवाया, कितने से कितने बजे तक करवाया, ये सब छोटी-छोटी बातें आपकी रिसर्च में क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, और ये होता है डेटा जो आप डेली बेसिस पे कलेक्ट करेंगे, और फिर आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आप उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे अपना रिपोर्ट बना के, ठीक है? तो ये डेटा कलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट काम हमारे रिसर्च में होता है। देन द मेथड ऑफ एनालिसिस शुड बी एप्रोप्रिएट। आप, ये डेटा कलेक्ट हो गया, सब लोगों से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा? डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा कि 10 पेशेंट पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है, 2-3 पेशेंट पे थोड़ा कम दिख रहा है, तो क्यों वो कम है? क्या उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, या जो भी चीज़ें हैं, आपको इन सब पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आया। तो डेटा को जो हम एनालिसिस करते हैं, जो सारी चीज़ों को हम सामने रख के फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करने जाते हैं, तो वो सफिशिएंटली मतलब एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका, ठीक है? द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, वो आपने पूरी तरह से चेक किया है, प्रॉपरली कलेक्ट किया है, उस बात पे भी आपकी रिपोर्ट और आपकी पूरी की पूरी रिसर्च डिपेंड करेगा। अगर एक भी डेटा गलत हो गया, आपने प्रॉपरली उसको चेक नहीं कर पाया, तो आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट भी रॉन्ग हो सकती है। तो ये सब पूरा काम काफ़ी केयरफुली और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होगा। The researcher should good command over research methodologies and should be intelligent and experienced। जो भी रिसर्च करता है, जैसे हमको पता है रिसर्च कौन करता है, हर कोई तो नहीं कर सकता, बिकॉज़ उस रिसर्च का जो स्टेप प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। तो जो रिसर्चर है, उसमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ होने चाहिए कि वो एक्सपीरियंस्ड हो, है ना? उसमें पेशेंस हो अपनी रिसर्च को लेके। ऐसा नहीं कि आज किया और 3 दिन की रिसर्च में हम कुछ तो नया देखना चाह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। हमको हर तरह की रिसर्च को थोड़ा टाइम देना होता है। तो उसका कैसा होना चाहिए? अ, अच्छी कमांड होना चाहिए रिसर्च की मेथोडोलॉजीज़ पे। मेथोडोलॉजीज़ और रिसर्च के टाइप भी हम पढ़ेंगे अभी, कि रिसर्च तो पढ़ लिया कि रिसर्च ऐसे-ऐसे होता है। बट कितने टाइप की रिसर्च होती है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि अगर योगा के फील्ड में रिसर्च करना है, तो हो सकता है मुझे दूसरा टाइप का रिसर्च चूज़ करना पड़े। मैथ्स से रिलेटेड कोई रिसर्च करने पड़ते हैं, तो वहाँ नंबर्स की बात आती है, या दूसरे में भी न्यूमेरिकल होती है। तो न्यूमेरिकल है, फिलोसॉफ़िकल है, किस तरह का रिसर्च है, तो वो टाइप्स का नॉलेज भी प्रॉपर हमको, उस रिसर्चर को होना चाहिए। मतलब वो रिसर्चर जो है, वो अच्छे से चीज़ों का, उसको रिसर्च के टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए,
तब उसका रिसर्च उतना ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ रिसर्च करेंगे और बेकार चले जाएगी, क्योंकि हमने प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की, प्रॉपरली उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, कर भी लिया समझिए। आपने 3 महीने का रिसर्च किया हार्ट पेशेंट पे, और 3 महीने का रिसर्च करने के बाद अगर प्रॉपरली डेटा को एनालिसिस नहीं कर पाए, और डेटा को एनालिसिस भी कर लिया लेकिन एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए, तो सारी मेहनत बेकार, है ना? जो लोग पीएचडी करते हैं, क्या करते हैं? उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन्हीं चीज़ों के पीछे, कि उनका जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो क्यों? क्योंकि हर चीज़ को काफ़ी केयरफुली एनालिसिस करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ीक्यूट करना है। जस्ट अ मिनट। यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज़ कर दीजिए।